हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसओएल के सेकेंड ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की जो बुक है उसका यूनिट 2 चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग पोइट्री। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, हो सकता है ये चैप्टर 2 या 3 पार्ट में कवर हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग पोइट्री, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो पोइट्री हैं, कविताएं हैं, वो किस तरह लिखी जाती हैं और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं आज की ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप एक कॉपी पेन में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा चैप्टर ही स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से, हाउ इज़ पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रॉस। ठीक है, जो पोइट्री हैं वो प्रॉस या फिर इसे पोर्स भी कहते हैं, इससे डिफरेंट क्यों है। ठीक है, सो जो पोर्स का मतलब होता है उसका मतलब होता है गद्य। आपने हिंदी लैंग्वेज में सुना होगा गद्यांश, पद्यांश। ठीक है, तो ये गद्य पद्य होते हैं, तो इनको ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो सबसे पहले हमें पता करना होगा पोर्स क्या होता है। पोर्स क्या होता है, सो फर्स्ट है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पोर्स इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एक्सहैबिटेड एन ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो पोर्स है वो एक नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक फॉर्म है राइटिंग का, कुछ लिखने का एक प्राकृतिक फॉर्म है जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है और ऑर्डिनरी फॉर्म होता है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी मतलब सेम तरह से यूज़ करा जा सकता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है राइटिंग का। इसमें आप लिटरेचर लिख सकते हैं, पोइट्स लिख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जो भी आपको लिखना है वो पोर्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पोर्स हैज़ नो पर्टिकुलर स्टाइल आर लिटरेचर डिज़ाइन। इट कैन बी फाउंड इन ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सेट्रा। ठीक है, तो पोर्स जो है उसका जो पर्टिकुलर कोई भी एक स्टाइल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप पोइट्री लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, पोम्स, तो वहाँ पे आप एक रिदम में लिखते हैं। ठीक है, कि हम पोम को पढ़ें तो एक रिदम जैसी साउंड सी आए। ठीक है, कोई गाना लिखा जाता है तो वो एक रिदम में लिखा जाता है कि जब हम उसे बोलें तो वो एक गाने की तरह रिदम में निकले। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, उसका लिखने का कोई डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पोर्स है वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो वो हम ब्लॉग्स में देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ में न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको पोर्स मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, तो पोर्स रिटन विदाउट एनी पैटर्न और एनी पर्टिकुलर टोन। ठीक है, तो जो पोर्स लिखे जाते हैं ये बिना किसी पैटर्न के लिखे जाते हैं और बिना किसी टोन के लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर टोन, इनकी कोई पर्टिकुलर टोन नहीं होती है, जिस हिसाब से इन्हें लिख दिया उसी हिसाब से इन्हें पढ़ लिया जाता है। तो बेसिकली आप अगर न्यूज़पेपर में देखें तो न्यूज़पेपर में आपको कहीं रिदम नहीं मिलेगी, आपको एक स्टोरी टाइप का मिलता है। ठीक है, कि आप उसे पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई पैटर्न का यूज़ नहीं होता है और यहाँ पे ना ही कोई पर्टिकुलर टोन का यूज़ होता है। तो ये सब डिफरेंट है। ठीक है, उनके बीच में जो असमानताएं हैं या फिर अंतर हैं, ठीक है, वो ये है डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, पोइट्री एंड पोर्स। अब देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो पीपल कैन यूज़ पोर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे स्पीच विच इज़ यूज टू स्पीक एज वेल एज राइट। तो जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में पोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जब ये हम कुछ बोलते हैं, स्पीच देते हैं, कुछ बोलते हैं या फिर हम कहीं लिखते हैं तो वहाँ पे हम पोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा हो कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आप एक रिदम में लिख रहे हैं। ठीक है, कि एक तरह की गाने जैसी साउंड आ रही है कि हम उसे पढ़ेंगे नहीं, गाने की तरह सुनाएंगे। तो इस टाइप से तो आप नहीं लिखते, आप इस तरह लिखते हैं कि सिंपली आप एक स्टोरी टाइप से लिखते जा रहे हैं और पढ़ने वाला उसे एक बार में पढ़ के समझ लेगा। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, सो जो यहाँ पे 4 काइंड ऑफ पोर्स होते हैं। ठीक है, 4 काइंड ऑफ पोर्स हैं यहाँ पे, इनको आपको याद रखना होगा। 4 काइंड ऑफ पोर्स, जो फर्स्ट है वो फिक्शनल पोर्स है, देन सेकंड नॉन फिक्शनल फोर्स, थर्ड है हीरिक फोर्स, एंड देन फोर्थ आता है आपका पोइट्री
फॉर पोर्स, पोइट्री फॉर फोर्स आता है। इसमें बात करें हम और भी पोर्स के बारे में, तो पोर्स के बारे में कुछ कॉमन थिंग्स भी बताई गई हैं। पोर्स कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन एज वेल। तो जो पोर्स है वो हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पे मैं पोर्स को एक तरह से पढ़ रहा हूँ, मैं इसको कोई रिदम की तरह, गाने की तरह तो नहीं गा रहा। तो ये है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है विक्रम सेठ, जिसने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। विक्रम सेठ ने एक किताब लिखी थी जिसको जाना जाता है द गोल्डन गेट के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने एक आदमी की स्टोरी के बारे में बात की है। तो यहाँ देखते हैं कि विक्रम सेठ यूज़ सोनेट, ठीक है, ये एक तरह की फॉर्म है राइटिंग की, टू टेल हिज स्टोरी एंड कॉल इट अ नॉवल इन वर्स, गद्य या छंद, ठीक है। तो विक्रम सेठ ने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम है द गोल्डन गेट। अब उसमें उन्होंने सोनेट नाम का एक फॉर्म का यूज़ किया था, ठीक है, और वो उसे वेरिस नाम की एक नावल की तरह कहा जाता है, ठीक है, वेरिस नाम की नावल की तरह बुलाया जाता है। अब आपने ये भी सुना होगा पद्यांश भी होते हैं, छंद भी होते हैं। अगर आप कबीरदास की वो देखें, ठीक है, तुलसीदास के देखें, तो उनमें आपको छंद दिख सकते हैं, ठीक है, आप छंद उनमें ढूंढ सकते हो। तो इसी तरह पोइट्री में आपको पोर्स ढूंढना या फिर उसके फॉर्म, कौन से फॉर्म का यूज़ किया गया है, ये थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर इसी के ऊपर है। देन आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोइट्री, ठीक है। पोइट्री, पोम्स। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन एक्चुअली एंड इज़ एन एशियंट फॉर्म, ठीक है। तो पोइट्री एक लिटरेचर का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन आर्टफुली, ठीक है। आर्टफुली मतलब जब भी हम पोइट्री लिखते हैं तो हम उसमें एक आर्ट को डालते हैं, आर्टफुल, ठीक है। उसको इस तरह लिखा जाता है कि पढ़ने वाला उस पोइट्री से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, वो उसको महसूस कर सके। एंड इज़ एन एशियंट फॉर्म, और ये पुराना तरीका है अपने इमेजिनेशन को शो करने का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इवोक्स इमेजिनेशन कॉन्सिक्वेंसेस अमंग द रीडर्स थ्रू इट क्रिएटिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड राइम्स दैट बाइंड्स द रीडर विद द पोम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये पोइट्री राइटिंग है, ये क्या करती है, किसी व्यक्ति के अंदर की जो उत्सुकता है ना, उसे जगाती है, उसकी इमेजिनेशन, जो सोचने की शक्ति है, उसे बढ़ाती है, ठीक है। और जब वो कोई व्यक्ति पोइट्री लिख देता है और जब कोई रीडर उस पोइट्री को पढ़ता है, तो ये क्या करता है, रीडर के भी अंदर की इमेजिनेशन को जगा देती है पोइट्री। उसका जो क्रिएटिव स्ट्रक्चर है पोइट्री लिखने का, ठीक है, जो पोइट्री लिखने का क्रिएटिव स्ट्रक्चर है और उसकी जो राइम्स है, जो रीडर है वो उस पोम से इसके कारण कनेक्ट हो जाता है। कोई भी रीडर किसी पोम को पढ़ता है तो उसे फील करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ जेनर ऑफ द लिटरेचर दैट एक्सप्रेस आइडिया, फीलिंग एंड थाट्स इन द स्टेंजास एंड स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लाइन्स। ये जो पोइट्री राइटिंग है, ये लिटरेचर का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, ठीक है, एक स्टेंजा में लिख कर या फिर कुछ लाइनों में लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। एक तरह का जेनेरियो है, ठीक है, जेनरा है, जिसमें हम कोई भी अपना आइडिया है, कोई हमें आइडिया आया, हमने उसे लिखा एक पोएम की तरह और उसके बाद उसे एक्सप्रेस किया, तो लोग जो भी उसे पढ़ेगा वो उस आइडिया को समझ सकेगा इस। अब यहाँ पे पोम के कुछ तरीके बताए गए हैं, ठीक है, मतलब कुछ काइंड बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो काइंड आता है वो है नैरेटिव पोइट्री, ठीक है, नैरेटिव पोइट्री। इसके बाद आता है ड्रामेटिक पोइट्री, फिर आता है लिरिकल पोइट्री, ठीक है। देन इसके बाद मेन डिफरेंस बिटवीन पोर्स एंड पोइट्री। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं और ऊपर के पॉइंट भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द बोथ ऑफ देम वो है पोर्स इज़ रिटन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट पे अटेंशन टू राइम्स। जब पोर्स लिखा जाता है तो यहाँ पे हम जो राइम्स हैं, राइमिंग्स हैं, ठीक है, उन पे हम ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं दिया जाता। वेयर्स इन द केस ऑफ पोइट्री इट इज़ रिटन रिदमिकली, ठीक है। जब हम पोइट्री लिखते हैं तो हम उसे रिदमिकली लिखते हैं, राइम्स के वे में लिखते हैं कि जब उसे पढ़ने वाला उसे गा भी सके,
बट अगर हम पोर्स की बात करें तो हम उसमें ये नहीं लिखते, ठीक है। अब द नेक्स्ट आता है कि वाइल राइटिंग अ पोर्स द राइटर हैज़ नो वर्ड लिमिट। जब पोर्स लिखा जाता है तो यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं होती, बट ऑन द अदर हैंड अ राइटर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ही कैन यूज़। बट पोइट्री राइटिंग में राइटर को लिमिटेड वर्ड मिलती है, लिमिटेशन मिलती है। पोर्स इज मैन्युअली रियलिस्टिक एंड द अदर हैंड द पोम्स यूज इमेजिनेटिव सर्कनेसिस। जब भी हम पोर्स लिखते हैं तो वो एक मेन, उसका जो मेनली होता है वो होता है कि रियलिस्टिक है, ठीक है, वो इस तरह लिखी गई है कि वो एक असली कहानी पर आधारित है। बट अगर हम पोम लिखते हैं तो वहाँ पे हम इमेजिनेशन को अपनी शो करते हैं। इन पोर्स आइडिया थॉट्स आर रिटन डाउन इनटू लाइन्स विच कंबाइंड इनटू पैराग्राफ, वेयर इन द केस ऑफ पोइट्री इट इज़ रिटन इन अ स्टैंजा। जब हम पोर्स लिखते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, ठीक है, जो भी हमारी इमेजिनेटिव थिंग्स हैं उन सबको एक पैराग्राफ के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है, कुछ लाइनों में लिखते हैं जो कि हम पैराग्राफ कहते हैं। बट अगर हम वहीं पोइट्री में देखें तो जो भी हम लिखते हैं हम उसे स्टैंजा कहते हैं और कुछ लाइनों में हम उसे ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने एक पोइट्री लिखी थी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नाम बताया था, आपको याद होगा, विक्रम सेठ, ठीक है। उन्होंने ये पोइट्री लिखी है जो कि आपकी किताब में दी गई है, तो इस पोइट्री को आप पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में होगी, ठीक है। तो ये पोइट्री की मैंने फ़ोटो लगाई है। देन तो ये पोइट्री है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब से, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि उसकी पोइट्री में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया है, ठीक है, क्या है उसकी पोइट्री का सिस्टम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फॉर्म। फॉर्म क्या है? तो किसी पोइट्री को लिखने का जो तरीका होता है वो उसका फॉर्म कहलाता है। द गोल्डन गेट, अ नॉवल इन वर्स बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट नाम की नॉवल लिखी है। उन्होंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है उसके बारे में। विक्रम सेठ ऑल्सो यूज द सोनेट एज इट प्रिफर्ड मीडियम टू टेल अस अ स्टोरी, ठीक है। सो विक्रम सेठ ने सोनेट नाम का एक फॉर्म यूज़ किया है जिसको वो यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में और उसको प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है, एज अ मीडियम टू टेल अस अ स्टोरी। एक मीडियम की तरह उसे यूज़ करते हैं कि वो हमें स्टोरी बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इग्नी ओरिजिन रिटन बाय रशियन पोइट अलेक्जेंड्रा पुशिकिन यूजिंग द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोनेट, ठीक है। तो जो सोनेट है सबसे पहले उसका यूज़ किया गया था अलेक्जेंडर पुशिकिन नामक एक रशियन व्यक्ति के द्वारा, जिन्होंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोनेट का यूज़ किया था अपनी एक राइटिंग में, ठीक है। तो यूगिनी ओरिजिन ऑनजिन रिटन इन रशियन, ये एक बुक है यूगिनी ओरिजिन जो एक रशियन पोइट ने लिखी है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने सोनेट का सबसे पहले यूज़ किया था, उसके बाद विक्रम सेठ ने यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए। द स्टैंजा हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स 4 लाइन्स एंड विद कॉपलेट 2 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंजा के बारे में बताया गया है कि स्टैंजा हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स मतलब 4 लाइन, स्टैंजा के पास 4 लाइन होती है और जब वो ख़त्म होता है उसके पास कॉपलेट होती है मतलब 2 लाइन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिकी से शब्द हैं जो कि आपको याद हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही शब्द क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको समझना पता होना चाहिए कि ये शब्द का मतलब क्या है, किसी के 4 लाइन और किसी की 2 लाइन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो विक्रम सेठ हैं उनकी जो पोइट्री है उसमें लास्ट में ये 2 लाइनें दी गई हैं, ठीक है। ही टर्न्ड फ्रॉम दिस डिसअपॉइंटिंग थीम टू रूमिनेशन लेस एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस जो लाइनें हैं उनका मतलब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि हियर वी गेट टू नो, यहाँ पे हम जान सकते हैं दैट थ्रू जॉन इज़ अ सक्सेसफुल मैन। अब यहाँ पे जो पोइट्री है जो मैंने आपको ऊपर फोटो दिखाई थी एक जिसमें पोइट्री लिखी थी विक्रम सेठ के द्वारा, ये पोइट्री में एक व्यक्ति है जॉन, ठीक है, जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन है, बट वो जो लाइफ में है वो अकेला रहता है, ठीक है। वो अकेला है अपनी ज़िंदगी में, लोनली है, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो अपने दर्द को बस समझा सके या फिर अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें शेयर कर सके उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया इन 2 लाइन में आखिरी में कि जॉन इज़ अ सक्सेसफुल मैन, ही इज़ लोनली एंड इट पेन्स हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट दैट ही हैज़ नो वन हु केयर्स अबाउट हिम। सो यहाँ पे जो जॉन है वो सक्सेसफुल है, अकेला रहता है और जो उसका दर्द है, पेन है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी केयर करता हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उसके पास होता तो उसकी केयर करता
तो उसको पेन नहीं होता, ठीक है, उसको भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, बट उसके पास नहीं है। यही कारण है कि उसको दुख है कि मैं अकेला हूँ, उसको दर्द है अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पे विक्रम सेठ ने बताया। तो थोड़ा पोइट्री समझना थोड़ा कठिन होता है, बट अगर आप इन पोइट्री को एक बार समझ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोनेट is a form which allows Seth to introduce John in the first 4 lines, ठीक है। जो सोनेट है, सोनेट वो एक फॉर्म है लिटरेचर का जहाँ पे वो और जो सेत है, विक्रम सेत है, जो सोनेट है वो उन्हें अलाउ करता है विक्रम सेत को कि तुम जॉन को अपनी शुरू की 4 लाइन में पूरी तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो विक्रम सेठ अपने शुरू की 4 लाइन में जो जॉन है इस पोइट्री में, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है। ये बताता है कि ये व्यक्ति कौन है, किस तरह पेन में है, किस तरह ये सक्सेसफुल हुआ। तो ये सब वो अपनी पोइट्री में हमें समझाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अबाउट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या है, ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। देन हम बात करते हैं कि फॉर्म क्या है। तो फॉर्म इन पोइट्री कैन बी अंडरस्टूड एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोम। फिजिकल स्ट्रक्चर को हम देख के किसी पोइट्री का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से लिखा गया है, हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन्स, देयर रिदम्स, देयर सिस्टम ऑफ राइम्स एंड रिपीटेशन इन दिस सेंस, ठीक है। तो अगर हम कोई पोएम देख रहे हैं, पोइट्री देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पोइट्री है उसमें कितनी लाइनों का यूज़ किया गया, लेंथ ऑफ द लाइन्स, ठीक है, उसमें कौन सी रिदम का यूज़ किया गया है, जो पोइट्री लिखी गई है उसका सिस्टम क्या है, ठीक है, और उसमें जो राइमिंग्स हैं वो कौन सी हैं, और उसमें जो कुछ शब्द होते हैं उनको किस तरह बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, जिन्हें मेटाफर भी कहा जाता है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नोन एज मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर, इन सब चीज़ों से हम बता सकते हैं कि किसी भी पोइट्री में कौन सा फॉर्म का यूज़ किया गया है। इन दिस सेंस इट इज़ नॉर्मली रिजर्व्ड फॉर द टाइप ऑफ फॉर्म poem where these features have been shaped into a pattern, especially a familiar pattern, ठीक है। नॉर्मली जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ें मिलकर एक पैटर्न ले लेती हैं, एक शेप ले लेती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये शेप किस चीज़ की लेती है, ये एक पैटर्न, फेमिलियर पैटर्न की शेप लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये सब फीचर्स हैं किसके, फॉर्म के फीचर्स क्या हैं, उसकी लेंथ क्या है, उसके रिदम्स क्या है, उसके सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, उसमें जो राइम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, रिपीटेशन किस तरह यूज़ किया गया है, उसका सेंस बनता है या नहीं बनता, ठीक है, इन दिस नॉर्मल रिजल्ट्स। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक फॉर्म बनाती हैं और हम उस पोम को पढ़ के ये बता सकते हैं कि उसमें कौन सा जो फॉर्म है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। और ज़्यादातर ये फेमिलियर होती हैं, पढ़ने वाला इसे बहुत अच्छे से समझ लेता है, ये उस चीज़ से फेमिलियर होती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने 3-4 टॉपिक्स को क्लियर करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके नोट्स कंप्लीट नहीं हैं, इसके नोट्स पर काम चल रहा है। आप इसके नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं राइट नाउ, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, और जब आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे को फेसबुक के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।